दोस्तों, जहां एक तरफ आज भारत में ट्रेड और एक्सपोर्ट पर फोकस बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है। जहां एक तरफ चीन में अब रॉ मटेरियल्स और ट्रेडिंग गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं भारत में आज भी एक मालगाड़ी की एवरेज स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर ही है, जिसका नतीजा होता है कि हमारा पूरा लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने माल को इधर से उधर पहुंचाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, लेकिन आखिर इस गैप को कैसे पूरा करेगा भारत और क्या हम चीन से आगे निकल सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, इस वक्त अगर हम भारत की ग्रोथ को स्लो डाउन करने वाली कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को देखें तो उसमें हमारा एक्सिस्टिंग रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर समय पर प्रोडक्ट्स रेलगाड़ियों से होते हुए पोर्ट्स पर नहीं पहुंचते या फिर उन फैक्ट्रीज तक जहां उनकी जरूरत है, तो इससे हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्पीड में गिरावट आ जाती है, जो प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट डालेगी और टाइम पर डिलीवरी ना होने पाने के कारण हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड दोनों ही सफर करेगा। इस वक्त दोस्तों, अगर हम भारत की सबसे बिजिएस्ट लाइन दिल्ली टू मुंबई की बात करें तो वो अपनी कैपेसिटी से 115 से 150% पर चल रही है। यानी अगर वो 100 रेलगाड़ियों को संभाल सकती है तो इन पर 150 ट्रेन चलाई जा रही हैं। अब इसके साथ साथ क्योंकि हमारी मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन्स दोनों ही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए दोनों ही लेट हो जाती हैं। साथ ही अगर किसी फ्राइट ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन के स्केड्यूल में क्लैश होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी पैसेंजर ट्रेन्स को ही दी जाती है, जिस वजह से कभी कभी इन फ्राइट ट्रेन्स या मालगाड़ियों को 2 से 3 दिन तक एक जगह पर खड़े ही रहना पड़ता है ताकि पैसेंजर ट्रेन्स और ज्यादा लेट ना हो। अब क्योंकि फ्राइट ट्रेन्स बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए अब ट्रेडर्स भी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने के लिए रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ रोड पर ट्रक्स की वजह से ज्यादा ट्रैफिक की समस्या पैदा होने लगती है, बल्कि दोस्तों साथ ही रोड से प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा महंगा भी पड़ता है। इसके अलावा रोड नेटवर्क को इस तरह से गुड्स के ट्रांसपोर्ट को यूज करने से हम ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। अब आंकड़ों की तरफ आप नजर डालें तो हमें पता चलता है कि रोड से पर टन पर किलोमीटर टर्म्स में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में 2.5 रुपए का खर्च आता है, जबकि सेम प्रोडक्ट को अगर आप शिप से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 1.6 रुपए का खर्च आएगा और रेल से ट्रांसपोर्ट करने में 1.36 रुपए का। दुनिया के सभी डेवलप्ड देश अपना ज्यादातर सामान इसी तरह ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत में ये केस बिल्कुल अलग है, जहां 1950 के दशक में हमारे 88% गुड्स रेल से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और 12% रोड से। वहीं आज भारत के 74% गुड्स रोड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि रोड के ट्रांसपोर्ट करने पर कॉस्ट ज्यादा आती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर भी पड़ता है। भारत में एक आइटम की 2.5 से 3.5% कॉस्ट तो सिर्फ इसके ट्रांसपोर्ट में ही खर्च हो जाती है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये कॉस्ट सिर्फ 0.8 से 1.5% तक की आती है। एनवायरमेंट पर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जहां एक ट्रक पर किलोमीटर करीब 111 ग्राम CO2 रिलीज करता है, वहीं एक ट्रेन पर किलोमीटर सिर्फ 17 ग्राम CO2 रिलीज करती है। अब आप इस CO2 एमिशन को सिर्फ आप एनवायरमेंट से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि यूरोप समेत दुनिया की कई जगहों पर कुछ समय बाद एक कार्बन टैक्स लागू हो जाएगा। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट्स बनाने और ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा CO2 एमिशंस हुए हैं तो उन प्रोडक्ट्स पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट में ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, जब आप यूरोप को चीन के साथ कम्पीट कर रहे होंगे तब मुमकिन है कि चीन के कम एमिशंस के कारण वो अपना सिमिलर प्रोडक्ट आपसे सस्ते दाम पर मार्केट में बेच सके, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चीन के ही प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। भारत ने खुद भी 2070 तक कार्बन एमिशन नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब है कि हमारे आने वाली जितनी भी पॉलिसीज होंगी वहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम कार्बन एमिशंस किया जाए। अब इस वजह से किसी भी तौर पर ये बात सेंस नहीं बनाती है कि हम गुड्स के ट्रांसपोर्ट में ट्रेन्स की जगह ट्रक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल हमें ट्रक्स पर ही अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। और इसके लिए सरकार ने कुछ साल पहले एक सॉल्यूशन भी प्रपोज किया था, जिसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहा गया था। यानी कि इस तरह की रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी जिस पर कि सिर्फ ये मालगाड़ियां ही ट्रैवल करेंगी
और क्योंकि अब उन्हें पैसेंजर ट्रेन से गुजरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, तो इससे उनकी स्पीड में भी काफी फर्क आएगा। सरकार का मानना है कि वो इससे मालगाड़ियों की स्पीड को 75 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल ऐसे 6 मेजर कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, जिसमें से पहला हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के बीच में होगा और दूसरा पंजाब से वेस्ट बंगाल के बीच में होगा। इसके अलावा बाकी 4 को नॉर्थ टू साउथ के बाकी रीजन्स जैसे कि दिल्ली से तमिलनाडु, बंगाल से महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गोवा के लिए बनाया जाएगा। अब दोस्तों, इन इनिशियल प्रोजेक्ट से भारत के जो भी मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वो दूसरे इंडस्ट्रियल हब्स और पोर्ट से कनेक्ट किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर 80,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की जा रही है। इसके अलावा इन कॉरिडोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर वैगन पर पड़ने वाला भार भी 22.5 टन से 30 टन के करीब हो जाए और एक ट्रेन का लोड 5400 टन से 12,000 टन हो जाए। इसके अलावा इन ट्रेन की लंबाई को भी 700 मीटर से बढ़ाकर 1500 मीटर किया जा रहा है, यानी कि अब कम समय में ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस तरह के फ्लाइट कॉरिडोर के कई फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आपके गुड्स वक्त पर डिलीवर होने शुरू होंगे तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड और सप्लाई दोनों ही साइड्स में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ इससे रेलवे के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के शेयर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस अपना सामान ट्रेन से ही बेचना प्रेफर करेंगे तो ये शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जैम और गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को भी काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करेगा। सिर्फ रोड्स पर ही इससे ट्रैफिक कम नहीं होगा, बल्कि अब अलग से डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बना दिए जाएंगे, तो जो हमारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं, फिर चाहे वो शताब्दी हो, गरीब रथ हो या फिर वंदे भारत ही क्यों ना हो, सभी के लिए भी रूट्स खाली रहेंगे और इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, जिससे ट्रेनों के लेट होने की समस्या भी सॉल्व हो सकती है। देखिए, माना जा रहा है कि फ्लाइट कॉरिडोर्स की वजह से जो रोड्स पर हमें ट्रक्स की कमी देखने को मिलेगी, अकेले उसी से हर साल इंडिया को 4.9 बिलियन सेव करने का मौका मिलेगा। अभी से हमने कुछ चेंजेस को नोटिस करना भी शुरू कर दिया है। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पोर्ट एपीएम टर्मिनल्स अब एचपी, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की एलपीजी शिपिंग्स को हैंडल कर रहा है। पहले इन्हें रोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब इस पोर्ट को फ्लाइट कॉरिडोर से कनेक्ट कर दिया गया है, जिस वजह से अब इन एलपीजी सप्लाईज को 250 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स ने हाल ही में भारत को उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने में भी मदद की थी। आपको याद ही होगा कि अप्रैल 2022 में किस तरह से देश के कई जगहों पर पावर कट्स होने लगे थे, क्योंकि कोयले की शॉर्टेज हो गई थी। तब सरकार ने इन डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स का इस्तेमाल कर जल्दी से सभी थर्मल प्लांट्स तक कोयला पहुंचाने का काम किया था, जिस वजह से बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के वो इशू सॉल्व हो गया था और उसके बारे में हमें ज्यादा सुनने को भी नहीं मिला था। लेकिन जहां पर हमने डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स की इतनी तारीफ की है दोस्तों, वहीं साथ ही में इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी बनता है, स्पेशली तब जब हम चीन से कम्पीट करने की सोच रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन अब 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन्स का इस्तेमाल अपनी फ्लाइट के लिए कर रहा है, जबकि हमारी ट्रेन्स इस बड़े अपग्रेड के बाद भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब है कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और साथ ही हमारी इंडियन रेलवेज में जो सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं और बार बार एक्सीडेंट्स की जो खबरें सामने आती हैं, वो भी एक बड़ी चिंता की बात है और उसे भी टैकल करना हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम स्पीड की बात करें तो जहां आज भारत हर दिन में 37 किलोमीटर सड़क बनाता है, वहीं रेलवे लाइन बिछाने के मामले में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हम एक दिन में करीब 600 मीटर रेलवे लाइन ही बिछा पाते हैं, और अगर हम डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस स्पीड को कम से कम डबल तो करना ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। आपको क्या लगता है इस मामले में हम और कौन से चेंजेस जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।